दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, स्टॉक ने लोगों को पहले बहुत ज़्यादा रूला है। यानी जिसने भी इसके आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया उसको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कभी भी इसकी आईपीओ प्राइस से ऊपर स्टॉक जा नहीं पाया और वही के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और काफ़ी ज़्यादा नीचे भी गया। लेकिन पिछले एक डेढ़ महीने में जो स्टॉक ने कमाल दिखाया वो काफ़ी ज़बरदस्त है। यानी स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया था वो एक तरफा दौड़ा, 21 से स्टॉक सीधा 37 तक चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न भी मिला। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो ऊपर के लेवल में एंट्री कर चुके हैं, यानी 35 36 के आसपास, और अब स्टॉक करेक्शन में आ चुका है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर को 34 और 33 के आसपास। तो आप ये समझ ही सकते हो कि इस समय स्टॉक में कम समय जब तेज़ी बड़ी बनती है तो प्रॉफिट बुकिंग तो आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं, स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी अभी आने वाली है। और इसके पीछे वजह है हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का बयान जो कल उन्होंने दिया है। और ये जो बयान है ये काफ़ी मायने रखता है। आने वाले समय में रेलवे के इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, बहुत सारी नई ट्रेन शुरू होने वाली है और बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन है उनको फिर से एकदम मॉडर्न तरीके से बनाया जाने वाला है। यानी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है और ऐसे में इसका सीधा फायदा आईआरएफसी को होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रेलवे को सारा फाइनेंस तो आईआरएफसी ही प्रोवाइड करती है और बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पिछले कई क्वार्टर से देखें या कई सालों के हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। ऐसे में हमें क्या इस समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए? क्या ये आने वाले समय में स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 31 पर हुई है, जहाँ पे हमने 3.73% की गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के पीछे दो बड़ी वजह है। एक तो है प्रॉफिट बुकिंग जो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि 31 का भी जो प्राइस है उससे भी नीचे, यानी 21 तक स्टॉक था, अभी भी 10 रुपये ऊपर है और ये बहुत कम समय में ये प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। अब दूसरी बात यह है कि बाजार में भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। ऑल टाइम हाई जब बाजार ने हाई बनाई उसके बाद आप देख सकते हो दबाव बना हुआ है। एफआई की तरफ से बाजार में बिकवाली जारी है। पिछले कई दिनों से वो लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और ऐसे में स्टॉक थोड़ा सा नीचे आना तो लाजमी है। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा और ये जो अपडेट है ये काफ़ी शानदार है। वैसे अगर आप मेरे रेगुलर आईआरएफसी के वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने आपको एंट्री और एग्जिट दोनों बताए हुए हैं। यानी प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैंने आपको 33 34 के आसपास कहा हुआ है और इसका एंट्री के लिए मैंने 28 का आपको एंट्री लेवल बताया हुआ है। ये पहले ही बताया था जब स्टॉक लगातार दौड़ रहा था, फिर भी मैंने कहा था कि आपको इस समय एंट्री नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको लगातार बोला था कि 31 34 के आसपास एंट्री का नहीं बल्कि प्रॉफिट बुकिंग करने का समय है और बिल्कुल वैसा ही है। जल्दी यहाँ पे फिर से एंट्री का मौका बनेगा, तब वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है, कल हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वाराणसी के दौरे पे थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि देश के लिए इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है, क्यों और इसीलिए अगर आप देखें तो देश के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुछ अच्छा करना है। यानी एक तरह से क्लीन सिटी बनानी है, क्लीन स्टेशन बनाने हैं, जितने स्टेशन है उनका सौंदर्यीकरण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वाराणसी में जो स्टूडेंट्स है बीएचयू और आईआईटी के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमें रेलवेज को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है और जितना हो सके इसमें रेलवे के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अपनाना है। रेलवे स्टेशन है उनको भी अपग्रेड करना है। यानी आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है रेलवेज के लिए। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अगर पिछले 10 साल की बात करें तो रेलवे के लिए कोई बड़ी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। रेलवे के जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी स्लो चल रहे थे, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी से रेलवे के प्रोजेक्ट आगे बढ़ने लगे और लार्ज स्केल पे काम शुरू हो चुका है। नए जमाने की वंदे भारत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लेस है और लगातार उस पर तेज़ी से काम बढ़ रहा है और लगातार हम वंदे भारत नई लॉन्च कर रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि काशी और वाराणसी के जो स्टेशन है उनको वर्ल्ड क्लास के स्टेशन बनाएं। यानी आप समझ सकते हो कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आने वाले 50 साल के पीरियड को देखते हुए इन स्टेशन को एक तरह से अपग्रेड करना है और लेटेस्ट सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे स्टैब्लिश की जाएगी। यहाँ पे अश्विनी वैष्णव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि यूनियन कैबिनेट ने ऑलरेडी अप्रूवल दे लिया है। 50 रेलवे स्टेशन है जिनको अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि अहमदाबाद, गांधीनगर, चारबाग, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, कैंट, मदुरई, तो बहुत सारे स्टेशन हैं जिनको फिलहाल वापस रीडेवलप किया जाएगा, उनके ऊपर कामकाज किया जाएगा, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश की जाएगी, बहुत सारा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट किए जाएंगे पूरे।
यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रपोजल रखा गया कि 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा रीडेवलप वाराणसी रेलवे स्टेशन के लिए, और वाराणसी का जो रेलवे स्टेशन है उसको बिल्कुल एयरपोर्ट टर्मिनल की तरह बनाया जाएगा, यानी वर्ल्ड क्लास जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाएगी और जो स्टेशन होगा बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का बनेगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा प्लान और विजन के साथ में रेलवे आगे बढ़ रही है, और इसका जो फायदा है आने वाले समय में आप देख सकते हो कि IRFC को ही होगा, क्योंकि IRFC ही इसको फाइनेंस प्रोवाइड करेगी इस सारे के सारे प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे इस बयान में एक और बड़ी बात कही गई कि जितनी मेजर सिटी से कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है या फिर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको ज़्यादा तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको फिर से तैयार किया जाएगा, ताकि आने वाले समय टूरिस्ट भी वहाँ पे और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे अश्विनी वैष्णव का बयान है कि 43 स्टेशन है जिनको रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें से 21 स्टेशन है जो वेरियस डिफरेंट टेंडरिंग प्रक्रिया में है, और आने वाले समय 57 स्टेशन आइडेंटिफाइड किए जाए उन स्टेशन के ऊपर भी आने वाले समय में, और इसमें रीडेवलप किया जाएगा उन स्टेशन को। यानी आने वाले समय में जितने भी रेलवे स्टेशन है वो सारे के सारे रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में गुजरने वाले हैं, और ऐसे में बहुत सारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यानी आने वाले समय में एक तरफा तेजी का दौर शुरू हो सकता है IRFC में। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। रेलवे प्रोडक्शन यूनिट ने फाइनेंशियल 2022-23 में रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया, यानी पिछले कई दिनों के बाद जो ग्रोथ है उसमें जबरदस्त 25.3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी जबरदस्त यहाँ पे प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि करीब 614 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोडक्शन हुआ इस बार फाइनेंशियल 2023 में, और जबकि पिछली बार अगर आप देखें तो ये 490 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही थे, यानी आप देखें तो उसमें 25.3% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। यानी कुल मिला के देख सकते हो कि रेलवे के जो प्रोडक्शन है उसमें तेजी आई है, बहुत शानदार। तो कुल मिला के आने वाले समय इसका फायदा IRFC को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी तरफ देखें तो IRFC का स्टॉक काफ़ी मजबूत है, इसकी आप देखें फंडामेंटल तो फंडामेंटल बहुत ज़बरदस्त है। मार्केट कैप इसका 40,578 करोड़ के आसपास है, और करंट प्राइस आप देख सकते हो इसकी 31 की है, और स्टॉक का P 6.28 का है, और इसकी बुक वैल्यू ही 33.30 की, यानी अपनी बुक वैल्यू से अभी भी नीचे आपको मिल रहा है। एंट्री बिल्कुल यहाँ पे की जा सकती है, और सबसे बड़ी बात अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है, 4.51% का इसने डिविडेंड दिया है, और लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है। करीब 3 रुपये के ऊपर डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है पिछले 1-1.5 साल में। इसका ROC 5.11% है, और इसका ROE 15.8% है, और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो कि फंडामेंटल कंपनी के बहुत शानदार है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी लगातार अपने सेल्स में बढ़ोतरी कर रही है। आप देखें दिसंबर 2020 में जहां पे इनका सेल 3,932 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2021 में बढ़ के 4,455 करोड़ तक पहुंच गया, और जून 2021 के क्वार्टर में ये 4,582 करोड़ तक पहुंच गया, जो सितंबर 2021 में बढ़ के 4,690 करोड़ तक पहुंच गया, और दिसंबर क्वार्टर की बात करें 2021 की तो ये सेल सीधा 5,096 करोड़ तक पहुंच गया, जो मार्च 2022 में बढ़ के करीब 5,932 करोड़ तक पहुंच गया। जून क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 की बात करें तो इनका सेल 5,627 करोड़ के आसपास रहा, यानी थोड़ी सी उसमें कमी रही है, लेकिन क्वार्टर 2 में सेल फिर से बढ़ के 5,810 करोड़ तक पहुंच गया है। तो आप देख सकते हो कि सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो हर क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जहां पे देख सकते हो दिसंबर 2020 में 3,925 करोड़ के आसपास था, जो मार्च क्वार्टर में 4,404 करोड़ के आसपास पहुंच गया, और जून 2021 में ये 4,578 करोड़ तक पहुंच गया, और सितंबर 2021 की बात करें तो ये सीधा बढ़ते हुए 4,662 करोड़ तक पहुंच गया, जो दिसंबर 2021 में 5,087 करोड़ के आसपास पहुंच गया, और मार्च 2022 में ये 5,849 करोड़ के आसपास इनका सेल, जो जून क्वार्टर में 5,605 करोड़ के आसपास पहुंच गया, और क्वार्टर 2 में इस बार 5,776 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपको हर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, और जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। अगर हम 2017 की बात करें तो इनका जो टोटल सेल था वो 9,047 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM में बढ़ के 22,465 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और लगातार हर साल सेल्स बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें तो मार्च 2017 में जहाँ पे 9,021 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM में बढ़ के 22,317 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हर साल आपको सेल्स और प्रॉफिट सब जगह पे बढ़ोतरी दिखाई देगी, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, और ऐसे में आने वाले समय स्टॉक तेजी से दौड़ सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है जो आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।